हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति देखो भाई, इसमें अब तक मैं 4 लेक्चर करवा चुका हूँ। आज का ये 5वां लेक्चर है। बहुत सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, अभी काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं, तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ये मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप से थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर सब्जेक्टिव में जाएंगे तो सब्जेक्टिव में यहाँ पर ये डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट मतलब कि वहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होता, बट वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना होता है, राइट। बट यहाँ पर हम सब्जेक्टिव के लिए नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। और इसीलिए हम यहाँ पर केवल टू द पॉइंट बात करेंगे और चीज़ें उतनी बात करेंगे जितनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। पर हाँ, जब आते हैं तो ईजी आते हैं, ज़्यादातर ईजी आते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, आप पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो भाई डेफिनेटली बनेगा। सब्जेक्टिव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बट उसके लिए देखो चीज़ें वही होती हैं। वहाँ पर मैं यहाँ पर आपको डिटेल वो नहीं बताऊंगा कि भाई आप इसको पहले ये स्टेप लिखो, देन ये लिखो, देन ये लिखो, देन ये लिखो। ये आपको खुद ही समझना होगा। मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगा, तो तरीका आप सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही चीज़ है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो कि परपेंडिकुलर दो चीज़ें हैं, तो मैं आपको बोलूँगा भाई परपेंडिकुलर में आप m1 m2 इज इक्वल टू -1 लगाओ। वहाँ पर भी आप यही करोगे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे कि आप m क्या होता है, मतलब स्लोप होता क्या पहली लाइन का, तो डायरेक्ट आप माइनस आप x का कोफिशिएंट a अपन b करोगे। सेकंड में इसमें भी माइनस आप a का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a1 b1 करोगे, a2 b2 ऐसा कर दो। तो वो चीज़ें -1 की इक्वल करोगे, आपकी डायरेक्ट जो वैल्यू आनी होगी आ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। बट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप खुद को समझोगे, समझाओगे कि भाई आपको ये लिखना है, तो आपको थोड़ा सा वो खुद ही समझना होगा, ठीक है। चलते हैं, आज हम डायरेक्ट देखो पढ़ते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो, आज नई चीज़ों में क्या पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि एंगल स्लोप पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिया, डिस्टेंस आज हम पढ़ेंगे। या डिस्टेंस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंगल बिटवीन द टू लाइन पढ़ लिया, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो इसके पहले कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। दो लाइन के बीच की डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन मतलब ये हुआ कि भाई किसी एक बिंदु की एक रेखा से दूरी, बिंदु की रेखा से दूरी। मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप चिंता ना करो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई आपको एक ये, मान लो ये कोऑर्डिनेट्स हो गया, यहाँ पर एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। इस लाइन पर एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट लेट से कि पी x1 y1, यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस रेखा की दूरी बतानी है, मतलब ये आपको ये वाली डिस्टेंस समझ लो कि d है, तो यही दूरी आपको बतानी है। मतलब एक बिंदु से एक रेखा की दूरी, ठीक है। और ये दूरी ध्यान रहे हमेशा ये शार्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब छोटी से छोटी डिस्टेंस होती है। अब आप ये नहीं कहोगे कि भाई यहाँ से इस वाली ये डिस्टेंस निकालो, ये रेड लाइन और आगे गई होगी, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये वाली डिस्टेंस। ये हमेशा शार्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना है। अब मान लो कि जो रेखा है, मतलब लाइन है, वो लाइन क्या होगी, मान लो लेट से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो और पॉइंट क्या है हमारा x1 y1। तो भाई आपकी जो डिस्टेंस होगी, देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो होती नहीं। तो इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दो। क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ पर पुट कर दो। भाई किसकी जगह पुट करोगे, एक्स वाई की जगह पुट करोगे। कांस्टेंट तो अपने आप में कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू तो आप चेंज कर सकते नहीं, चेंज नहीं करोगे, राइट। तो क्या करोगे, x की जगह x1 पुट करोगे। अब यहाँ x1 y1 कोई मान लो कि 2 3 दिया है, 5 7 दिया है, कुछ भी
कांस्टेंट टर्म दिया होगा, ठीक है। तो पुट करोगे यहाँ तो ए एक्स वन प्लस बी बाई वन हो जाएगा और ये प्लस का सी वही रहेगा। डिवीजन में देखो क्या होगा, एक्स और बाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये ध्यान रहे एक्स का कोएफिशिएंट ए है, बी बाई का कोएफिशिएंट बी है, क्लियर है, ठीक है। बी स्क्वायर, बस इतनी सी बात होती है। और इसका डिस्टेंस बिकॉज हमारी पॉजिटिव होती है तो इसका मॉड लगा दोगे। मोड में लिखी हुई चीजें सीधा मतलब एक ही होता है कि भाई आपको पॉजिटिव लेना है, क्लियर हुआ। अगर यही डिस्टेंस मान लो कि x बाई जो x1 बाई वन है यहाँ पर, अगर वो 0 0 हो जाए, मतलब आपको ये कहना है कि भाई ओरिजिन 0 0 क्या होता है, ओरिजिन ओ, मतलब कि ये 0 0 दैट मीन्स कि हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु से आपको दूरी निकालनी है तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस हम जो यहाँ x1 बाई वन रख रहे हैं वहाँ 0 0 रख देंगे। तो आपको डिस्टेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखो डिस्टेंस फ्रॉम, कुछ अलग से नहीं करना, देखो बिल्कुल टेंशन मत लेना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो मैं रटाता नहीं हूँ भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ। x1 बाई वन से निकालना है तो x1 बाई वन रख दो, 0 0 से निकालना है तो उसकी जगह 0 0 रख दो। अब ओरिजिन का मतलब कि ये 0 0 होता है मूल बिंदु, तो जब आप निकालोगे वही डिस्टेंस सेम चीजें तो ए एक्स वन लिखोगे तो ए एक्स वन ये x1 होगा, b बाई वन रखोगे, फिर c, और डिवीजन में क्या करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का समेशन, यही करोगे। तो यहाँ पर x1 की जगह 0 है, बाई वन की जगह 0 है, तो जब यहाँ पुट करोगे भाई तो a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस ये c अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही रहेगा सेम चीज़। समझ आया, इसका मतलब बचा क्या एक्चुअल में, ये c अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, बस इतना सा बचा। अब इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि 0 0 रख रहे थे तो भाई ये वाला टर्म 0 हो जाता है, ये टर्म 0 हो जाता है। अब उसके कांस्टेंट में कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो सिर्फ यहाँ पड़ेगा जो नीचे आप उसका स्क्वायर और सम करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, क्लियर है भाई, समझ आया। कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। एग्जाम्पल भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखो इसके सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। देखो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन, मतलब एक ये, अब देखो अब आप कहोगे ये पॉइंट कहाँ है, ये लाइन कहाँ है, तो भाई लाइन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ग्राफ में शो थोड़ी करना है भाई। जब ग्राफ में अगर बनाना होगा तो क्या करोगे, पहले इसको डिवीजन में चेंज कर लो। मैं पहले आपको आंसर समझा देता हूँ डिस्टेंस का, देन हम ग्राफ में भी समझ लेंगे, बट आपको ग्राफ जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको लाइन दिया है 3x प्लस 4 बाई माइनस का 12, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। पॉइंट जो दिया है -5, तो x की जगह -5 रखोगे, बाई की जगह क्या रखोगे 8 रखोगे, तो डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 3x1। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, देखो समझा चुका हूँ, अब आप समझ जाओगे। इसकी जगह आप रखो -5 प्लस 4 इंटू बाई की जगह 8 रखो और ये माइनस का 12। डिवीजन में क्या करोगे, x का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, बाई का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर, यही करोगे, ठीक है भाई। देखो 3 × 5 = 15, तो ये माइनस का 15 होगा, प्लस 8 × 4 = 32 और ये माइनस का 12 और नीचे 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 32। देखो ये 15 और 12, 32 में से 12 माइनस करोगे 20 बचेगा, 20 में से 5 15 माइनस करोगे तो ये 5 और 5/5, इसका मतलब भाई 1 होता है। समझ आया, तो आपका यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्राफ में आपको नहीं रिप्रेजेंट करना, फिर भी मैं इक्वेशन के लिए समझा देता हूँ। देखो ग्राफ जब इसका बनाओगे भाई तो क्या करोगे, आप इसको पहले तो जो मैं बताया था कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे, तो इसको ये लिखा है 3x और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 12 बनाओगे, फिर 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इधर भी आ जाएगा, तो क्या लिखोगे 3x। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एक ही स्टेप में, चलो 3x प्लस 4y अपान 12 इज इक्वल टू ये 1 होगा, 1 करोगे यहाँ पर। और जब इसको सॉल्व करोगे तो अलग अलग करोगे, तो ये x अपान 4 हो जाएगा और y अपान ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करोगे, x के नीचे जो है ये x का इंटरसेप्ट होता है, तो 1 2 3 4, तो ये मान लो 4 हो गया, y वाला 3 है, तो अब देखो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको ले जाओगे तो 1 2 3, तो ये 3 यहाँ हो गया। अब इसको मिला दो, ये आपकी लाइन, अब ये सीधी लाइन खींच दो, ये आपकी लाइन होगी, ठीक है। अब जो आपको दिया पॉइंट, भाई पॉइंट देखो कहाँ दिया है,
-5 और y की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होगी, x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये कहीं इधर होगा। -5 और y की वैल्यू 8, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा -5, 8। समझ आया? और ये ऊपर देख लो, पर पॉइंट ऐसे ही कहीं यहाँ होगा, तो ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ भी प्लाट कर सकते हो। बाय द वे ग्राफ की आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ पर आप बिल्कुल भी मत जाना। आप सीधा टू द पॉइंट बात करो कि भाई आपकी डिस्टेंस जो होती है ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड मतलब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमेशा ध्यान रखना, जो मैं बताया था कि ये हमेशा मिनिमम डिस्टेंस होती है, तो भाई मिनिमम डिस्टेंस तभी होगी जब आप वो परपेंडिकुलर निकालोगे। बिकॉज आप समझो कि मान लो यही लाइन है और इस पॉइंट से जब इस पर मिनिमम डिस्टेंस निकालोगे तो आपको सीधी सी बात है कि परपेंडिकुलर आएगी 90 डिग्री की, और अगर परपेंडिकुलर नहीं आएगी तो फिर वो डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी, फिर वो डिस्टेंस बढ़ सकती है, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना मिनिमम डिस्टेंस इस केस में परपेंडिकुलर ही होगी जब किसी पॉइंट से किसी रेखा पर डालोगे तो। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। कोई एक ही बात है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट पॉइंट करो। देखो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 और प्लस का 7, नीचे क्या करोगे, जो x और y के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5 का 5, ये 4 का स्क्वायर। समझ आया? बिकॉज आप ट्रिपलेट्स तो जानते हो 3 4 से क्या मिलके बनता है, तो 5 ही बनता है, यही आपकी डिस्टेंस होगी। बोलो भाई, 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 और 7, 12 6 18 7 25 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, 25/5 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जितना आपको बढ़ाना है उतना बढ़ा बढ़ा के लिखते जाओ, बस आंसर छोटा सा होता है। आप इसको डायरेक्टली अगर आपको फार्मूला याद है वैल्यू पुट करनी, देखो फार्मूला याद होना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, मैं चीज़ें एकदम क्लियर रख रहा हूँ। फार्मूला आप याद कर लोगे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे, उसका अप्लीकेशन आपको नहीं आएगा, तो क्या करोगे, फार्मूले का अचार डालोगे क्या, नहीं बनेगा। इसलिए अब उस अप्लीकेशन उसका आना चाहिए। और ध्यान रहे, फार्मूले में जब भी आप याद करते हो तो फार्मूले में कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ क्या है, ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी तो वैल्यू पुट करोगे। अगर आपको लेट से कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि भाई आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला याद कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने ये फार्मूला याद कर लिया। भाई आपको यही नहीं पता कि a की जगह क्या पुट करोगे, बी की जगह क्या पुट करोगे, a है क्या, बी क्या है क्या। ठीक है, एनर्जी बराबर mc स्क्वायर, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, आपको यही नहीं पता कि m क्या होता है, c क्या होता है, तो क्या लगाओगे एनर्जी का फार्मूला और किसकी जगह कौन सी वैल्यू पुट करोगे। इसलिए कौन सी क्या चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी फार्मूले को यूज़ कर पाओगे। राइट, इसलिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और क्वेश्चन देख लो, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पूछा है तो भाई ये x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सा डायरेक्ट 7/3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5, बस यही आपका आंसर होगा। कैसे, देखो फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस b/1 प्लस c अपान स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहाँ से फार्मूला होता है डिस्टेंस का, भाई किसी पॉइंट x1 y1 से। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है भाई ये c अपान स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहाँ से फार्मूला होता है, किसी पॉइंट p ना लेके इसको ओरिजिन को कर दो, तो ओरिजिन से होता है, ओरिजिन मतलब 0 0 से। समझ आया? तो बस इस केस में हमने देखो इस वाले पार्ट को छोड़ ही दो, भूल जाओ, 7 अपान डायरेक्ट उसके जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके समेशन और स्क्वायर रूट लगा दो। समझ आया? तो c की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 7 दी है और a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू 3 और का 4 दी है, ये चीज़ 7/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये ट्रेंड कर रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो लल्लू होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़नी चाहिए, आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर देख लो। अब इसमें क्या है, मैं आपको नई चीज़ बताता हूँ। देखो नई चीज़ क्या है, बड़ी आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जब मान लो कि दो लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, अब वो दो लाइन में भी अपने अपने खासियत होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ध्यान रहे पैरेलल लाइन,
पैरेलल लाइन, ये ध्यान रखना। वो कौन सी लाइन है? जो भी होंगी मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। कहोगे दो समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो ये मैं आपको कल ही बता दिया हूं कि भाई समांतर रेखाएं कैसी होती हैं। कैसी होती हैं भाई समांतर रेखाएं? मान लो कि ये कोऑर्डिनेट्स है, लेट से ये कोऑर्डिनेट है, ये x हो गया और ये y हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव आप भली भांति समझते हो। समांतर रेखाएं मान लो एक लाइन ये हो गई, लेट से ये वाली हो गई, तो दूसरी भी लाइन आपको यहीं से गुजरनी चाहिए, तो ये आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है, ये आपस में पैरेलल लाइन होती है। तीसरी लाइन आप खींचोगे तो भाई ये भी आपस में ये पैरेलल है, क्लियर है? ऐसे परपेंडिकुलर मतलब मान लो इसके परपेंडिकुलर में डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो बाय द वे अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर समांतर रेखाएं पढ़ रहे हैं। तो समांतर रेखाओं का मतलब ये हो गया कि दोनों रेखाओं के बीच अब जब एंगल मारोगे तो ये पूरा एंगल कितना होगा भाई? 180 एंगल होगा, बिकॉज इस पॉइंट से आप जब घूमोगे ऐसा तो 180 एंगल होता है, समझ पा रहे हो? ये वाला एंगल 180 होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच की एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इनके बीच की दूरी, ध्यान रहे ऐसे केसेस में आपको जो दो रेखाएं लेते हो बड़े अच्छे से समझना भाई, जब दो रेखाएं आप एज्यूम करते हो तो वो रेखा क्या होती है? देखो ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी वन बराबर 0। दूसरी रेखा क्या होगी? ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी टू बराबर 0। भले बहुत अच्छे से समझना, देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो भी है, y का यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट जो भी है वहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट सेम है। चेंजेस कहाँ आ रहा? सिर्फ x के जो मतलब कांस्टेंट टर्म है वहाँ पर चेंजेस आ रहा। समझ पा रहे हो क्या इस चीज को? सबसे पहले तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, आप कैसे समझोगे कि वो दो रेखाएं समांतर हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ एक 2x प्लस 3y और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, एक ही रेखा है। 4x प्लस 6y और माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दो रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, लंबवत हैं, मतलब पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ? 30। देखो भाई आपको क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट होता है मतलब x का कोएफिशिएंट यहाँ 2/4 करोगे तो कितना आएगा? देखो 2/4 करोगे तो 1/2 आएगा। y का करोगे तो y का भी 3/6 करोगे तो ये भी 1/2 आएगा। जब ये दोनों सेम हो जाए तब आप समझ लो कि वो रेखाएं पैरेलल है। मतलब जिस रेशियो में x वाले का कोएफिशिएंट होगा उसी रेशियो में y वाले का कोएफिशिएंट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? क्या कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि भाई जब इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y और ये माइनस का 15 बराबर 0। अब इसका कोएफिशिएंट देखो ये और इसका कोएफिशिएंट देखो ये, सेम है, सेम है। मतलब मैं ये लाइन कहाँ से ला रहा हूँ? ये वाली लाइन मैं कहाँ से ला रहा हूँ? ये वाली लाइन इसी से तो ला रहा हूँ ना। पहली लाइन तो चलो ठीक है, ये दूसरी जो लाइन है, ये तीसरी लाइन मैं कहाँ से ला रहा हूँ? इसी से तो ला रहा हूँ, मैं कुछ अपने से एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहा हूँ। दो कॉमन लिया तो दो कॉमन जाके वो 0 हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हो बिकॉज राइट साइड में 0 है, ठीक है। किसी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। तो मैं ये लाइन कहाँ से ला रहा हूँ भाई? इसी से तो ला रहा हूँ। दैट मीन्स ये जो स्टैंडर्ड लाइन लिखी थी वो यही लाइन थी ना एक्चुअल में। अब उसका मॉडिफाई फॉर्म किया गया है। मतलब मैं अभी 2 का मल्टीप्लाई किया था तो मैं कहूँ कि भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 9y हो जाएगा और माइनस 15 3 45 हो जाएगा। तो क्या ये बार बार अलग अलग रेखा होगी? हाँ रेखा अलग अलग है बट वो सारी रेखाएं पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो करस्पॉन्डिंग जब देखोगे 2/3 6 करोगे तो 1/3 आएगा, 3/3 करोगे तो फिर से 1/3 आएगा। जैसे ही ये बराबर आ गया मतलब वो पैरेलल लाइन है। समझ आया? अगर ये वाला कांस्टेंट टर्म, अगर कांस्टेंट टर्म भी उसी रेशियो में आ गया, जैसे मान लो यहाँ पर कितना था इनका, तो 3 आपने 6 किया तो 1/2 आया, पर इस वाले का सेम 5/23 30 करोगे तो 1/6 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। अगर ये भी सेम आ जाता तो फिर समांतर नहीं होती, फिर वही सेम की सेम लाइन हो जाती।
वही सेम की सेम लाइन हो जाती। मतलब ये कि जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों अलग अलग लाइन नहीं है, तीनों पैरेलल लाइन नहीं है, ये तीनों सेम लाइन है। तीनों सेम लाइन कैसे है कि इनका एक्स का जो रेशियो, एक्स के कोएफिशिएंट का जो रेशियो निकालोगे सेम कोएफिशिएंट वाई का आएगा। यहाँ तक तो पैरेलल की कंडीशन थी। पर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का जो कांस्टेंट टर्म ये वाला 30 है, इनका इनका जब आप रेशियो लोगे तो वही रेशियो आएगा जो एक्स के कांस्टेंट टर्म का, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो आ रहा है। ठीक है, तब वो सेम लाइन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप समझो जैसे यहाँ पर इस लाइन को हमने क्या बनाया 2x प्लस 3y माइनस का 15 बराबर 0, इसी में तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये वाली लाइन आ गई। मतलब ये दोनों लाइन सेम ही है। तो ये लाइन कहाँ से आई, इसी पहले वाली इससे आई, तो ये भी तो सेम है। मतलब अगर x बराबर आप कह सकते हो y है और y बराबर z है, तो भाई इनका कंक्लूजन क्या कह सकते हो कि x बराबर y बराबर z, मतलब ये तीनों लाइन सेम है। ठीक है, कौन सी लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। पर ये वाली लाइन के सेम नहीं है बिकॉज ये लाइन के साथ पैरेलल है। समझ पा रहे हो, पैरेलल क्यों, बिकॉज वहाँ पर सी जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। और अगर सी भी सेम हो जाएगा मतलब उसी रेशियो में हो जाएगा, देन वो लाइन सेम होगी, पैरेलल की नहीं होगी फिर। समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे थे कि इनके पैरेलल लाइन जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो बीच की डिस्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन L1 है, इसको मान लो कि लेट से L1 है, ये वाली लाइन L1 है और ये वाली लाइन L2 है। ठीक है, मैं कहूँ कि भाई इनका आप ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो ये वाली डिस्टेंस आप एक निकालोगे तो लेट से कि ये D1 हो गई, फिर यही डिस्टेंस अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये मान लो D2 हो गया। समझ पा रहे हो ना, ये वाली डिस्टेंस D1 हो गई और यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, D2 हो गई। मुझे ओरिजिन से निकालना है सपोज यहाँ से, तो पहली वाली जब आप D1 डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई, इस वाली दोनों, अब यहाँ पर अभी आप एक ही मान लो, ये तो आपको दूसरी बात हो गई। यहाँ पर जब क्या करोगे किसी एक पॉइंट से निकालोगे, और पॉइंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। तो सीधी सी बात, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, आपको कुछ भी भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को इन चीज़ों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझने में प्रॉब्लम होती होगी, बिकॉज हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, जब दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, जो दोनों लाइन पैरेलल है, तो भाई ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे से माइनस करोगे। ठीक है, एक से दूसरे को माइनस करोगे। अब एक्चुअल में जैसे मान लो कि कोई सा पॉइंट रखे, तो जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ, जो यहाँ इन दोनों में आएगा वही सेम यहाँ पर भी आएगा। और जब एक से मतलब जब आप D1 माइनस D2 निकालोगे तो भाई ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से, बचेगा आपका C1 माइनस C2 अपान स्क्वायर रूट के अंदर, चाहे इस वाले का कोएफिशिएंट ले लो चाहे इस वाले का ले लो, एक ही बात है दोनों में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फार्मूला होगा डिस्टेंस का। ठीक है, क्लियर हुआ क्या भाई, बस इतना आप ध्यान रखना, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला। अब आप चाहे यहाँ C1 माइनस C2 करो या C2 माइनस C1 कर दो, बिकॉज ये मोड लगा है, मोड लगा है मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। समझ आया क्या, इतनी बात आसान है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। मैं फिर से बता देता हूँ, जब दी दो पैरेलल लाइन लिखोगे तो उनके बीच का फार्मूला C1 डिस्टेंस का C1 माइनस C2 अपान स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई C1 क्या है, C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है दोनों के। ठीक है, ये वाले, उस केस में आपको विशेष ध्यान रखना है, जब ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये आपने पैरेलल की कंडीशन बता दिया ना मैं, पर इसके ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इनको सेम बनाओगे। पहले ये टर्म को सेम बनाओगे, जैसे इसमें मान लो कि ये लाइन पैरेलल है, पहली और दूसरी लाइन पैरेलल है, ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले इस x का कोएफिशिएंट सेम बनाओगे, y का कोएफिशिएंट सेम बनाओगे दोनों में। मतलब इसमें 2 का जब डिवाइड करने के बाद ये लाइन बनेगी, तो अब आप इस लाइन में, इस वाली में और इसमें ही फार्मूला अप्लाई कर पाओगे, आप इसमें और इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। समझ पा रहे हो ना, तो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों लाइन में जब सेम करोगे तभी वो पैरेलल लाइन कहलाएंगी, एंड देन उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करोगे। समझ आया, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, यहाँ पर तो बोल दिया आपको पैरेलल, तो आपको सोचना नहीं है। 5x माइनस 12y माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। चेक करो, 5x
मैं जो चीज़ें वहाँ प्लस के लिए बताया था भाई, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, वो कॉन्स्टेंट की बात हो गई, राइट। तो 5x हो गया -12y, 5x -12y देखो सेम है, तो यहाँ पर पहला डिस्टेंस क्या होगी, c1 - c2 अपान स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में। c1 क्या है देखो, -2 और यहाँ पर 3, तो चाहे आप -2 और ये -3 कर दो, और स्क्वायर रूट के अंदर देखो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, भाई ए की जगह 5 है तो और बी की जगह 12 है, इसका स्क्वायर। अब 12 की जगह -12 रखोगे तो भाई स्क्वायर है ना, क्या फर्क पड़ने वाला है। यही चीज़ तो आपको समझनी है यूज़ करके एप्लीकेशन। मोड लगाओगे भाई, ये -5 निकलेगा, और -5 मोड से क्या फर्क पड़ता है, ये 12 और 5 का स्क्वायर ये 13 हो जाता है ना ट्रिपलेट्स, तो 5/13 ये आपका आंसर आएगा मॉड्यूल में, 5/13। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको लगेगा कि भाई आप यहाँ पर कुछ और कर सकते थे, यहाँ पर मैं -2 की जगह भाई ये 3 और -2 कर देता, तब भी 3 2 5 ही आता, और नीचे 13 आ रहा, बस यही तो आंसर, यही तो चेक करना है आपको। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई उस लेवल की तो डायरेक्ट देखोगे आपको यहाँ 5x - 12y 5x - 12y बस सेम दिख गया ना, 3 और -2, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया ऊपर, और नीचे 5 12 का परफेक्ट इसका जब आप ट्रिपलेट्स लगाते हो तो वो 13 आ जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर टिक करोगे 5/13। क्लियर है, 5/13 आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन डिस्टेंस बतानी है, 3x + 4y + 8 = 0, 3x + 4y - 8 = 0। तो इसके बीच जब आप डिस्टेंस निकालोगे, देखो भाई मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, 3x + 4y + 8 = 0, जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं आपको मान लो ऑब्जेक्टिव आप पेपर दे रहे हो, एग्जाम में बैठे हो, तो यहाँ वही सेम लाइन क्यों आपको लिखने की जरूरत है, क्या नहीं लिखने की जरूरत है। यहाँ पर देखो ये 3x + 4y है, 3x + 4y इतना आपने चेक कर लिया, अगर ये नहीं होता तो फिर आपको बनाना पड़ता। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर -2 है, तो भाई 8 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा देखो, 3 और 4 का स्क्वायर ये 5 आएगा, यही आएगा, ऊपर 10/5 मतलब 2 आ जाएगा। बस आपको यही तो आंसर टिक करना है खटाखट, समझ आया। और देखो अब कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू एक आध चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे बताओ। एक लाइन है, मान लो कि लेट से 5x - 12y, और ये समझ लो आप +18 = 0, एंड दूसरी लाइन है 15x - 36y + 9 = 0। इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है, जो चीज़ें मैं बताया हूँ कि भाई दो लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कैसे निकालते हो, चीज़ें अगर समझ में आई तो इन दोनों के बीच की मुझे डिस्टेंस बताओ। मैं ये नहीं बताने वाला कि ये लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, वो आपको चेक करना है और आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करो यहीं पर, क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड देन आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। फिर अब सॉल्यूशन देखो, अब मैं बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे भाई, मतलब यही चीज़ है कि आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में कैसे, तो पहली लाइन तो आपको दी है 5x - 12y, और ये प्लस का 18 = 0। इस वाली लाइन में देखोगे तो 5 3 15 12 3 36, देखो सेम चीज़ दिया है, मतलब 3 गुना। ये वाला जब इसका 3 गुना करोगे तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब सेम रेशियो नहीं आ रहा। तो ये 5 3 12 3, तो भाई 3 से इसमें डिवाइड करो सेकंड लाइन में, तो जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये भी लाइन बनेगी 5x और -12y, फिर इसमें भी 3 का डिवाइड होगा तो ये प्लस का 3 = 0। क्लियर हुआ। अब ये आपकी दो लाइन पैरेलल आ गई, क्यों, बिकॉज ये देखो x और y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है, ठीक है भाई। अब इसमें आप डिस्टेंस लगा सकते हो और कह सकते हो कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये पैरेलल का साइन होता है, ऐसी दो लाइन पैरेलल होती हैं, और ये वाला सिंबल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब फार्मूला लगा दो डिस्टेंस का, बस आपका काम ही हो गया। क्या लगाओगे फार्मूला डिस्टेंस का, तो भाई यही सेम चीज़ देखो 18 - 3, बस आपको इतना लिखना है और लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 और 12 का ट्रिपलेट्स कितना होता है भाई, कहोगे ये माइनस है, भाई माइनस है तो परफेक्ट उसका स्क्वायर
करोगे ना, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो 5 और 12 से आपको 13 बनता है। 18 माइनस 3 यानी 15 हो जाएगा और बटे 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इन क्वेश्चंस में आपको क्या कुछ करना पड़ा। अगर एक बार चीज़ें समझ गए, भाई गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ चीज़ें हम नहीं सीख लेते हैं, इसमें एक आध टॉपिक और पढ़ लेते हैं एंड देन मूव करेंगे। देखो मैं यहाँ पर आपको ट्रिपलेट्स या ट्राइंगल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं बस ट्रायंगल को आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ट्रायंगल का यूज़ रहता है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बता देता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा इसमें नहीं बताऊँगा। टाइप ऑफ ट्रायंगल, TRIANGLE, मतलब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। अब भाई आप जानते हो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखो हम यहाँ पर बांटेंगे, पहला मैं आपको बांट रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी भुजा के आधार पर वर्गीकरण। भुजा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा टाइप होगा, मैं उसमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बताऊंगा कि एंगल के बेसिस पर। तो भाई जब अगर भुजा के आधार पर अगर आप पढ़ते हो मान लो, तो क्या होता है कि तीन टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको हिंदी में बोलते हैं भाई समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब देखो अगर आप नाम से जाते हो तो बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाती है। सम बाहु मतलब जिसकी भुजा बराबर है। अब इंग्लिश में देखोगे इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर आप एक ट्राइंगल लेते हो, लेट से ये ट्राइंगल हो गया, छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं, तो ये साइड और ये साइड तीनों बराबर होती हैं। मतलब जब आप भाई ये कहोगे कि भाई इसकी तीनों साइड ए बराबर बी बराबर सी हो जाती हैं, तब आप उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हो, ठीक है। समबाहु। इसका बी पार्ट देखो, फिर उसके बाद आपका आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्वि, द्वि का मतलब क्या होता है दो, द्वि बाहु त्रिभुज। राइटिंग में थोड़ा सा एडजस्ट करना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई सिमिलर चीजें फिर से आप ट्रायंगल बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर वही चीजें हैं कि भाई इसमें आपकी दो भुजाएं बराबर होंगी। मान लो ये दो भुजा बराबर हो गई और ये नहीं है बराबर तीसरी के, ये अलग हो गई। तो अब यहाँ पर क्या करोगे कि भाई आप समझोगे बस वही सेम चीज़ है कि मान लो यहाँ पर ये ए था, यहाँ बी था, ये सी था, यहाँ पर ए बी और ये नॉट इक्वल टू सी। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी तो होगा बट नॉट इक्वल टू सी। तो ये समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो जाती है, ठीक है दोस्त। तीसरी मतलब इसमें तीसरा जो टाइप होता है वो स्केलेन ट्रायंगल। स्केलाइन ट्रायंगल, इसका मतलब विषम बाहु। विषम बाहु। अब विषम का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर ऑड इवन की बात नहीं हो रही, सम विषम की। विषम का मतलब कि तीनों साइड जब अनइक्वल हो, तो अनइक्वल होती है तो वहां पर क्या हो जाता है, देखो जो ट्रायंगल आपका होगा उसकी तीनों साइड आपस में अनइक्वल होगी। आप जिस भी तरीके से बनाना चाहो बना सकते हो। तो ये अगर साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो भाई ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कोई भी आपस में बराबर नहीं है, तो वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ आया। बस शार्ट में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम, बिकॉज कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब इसकी आगे ज़रूरत है इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिर ये तो पहला हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ द साइड। अब इसी में दूसरा भी टाइप होता है कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ें। एंगल यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर वर्गीकरण।
तब क्या करोगे, जब कोण के आधार पर वर्गीकरण होता है तो भाई इसमें भी 3 टाइप हो जाते हैं। अब इसमें पहला टाइप देखो, पहला टाइप ये होता है कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं निम्न कोण, निम्न कोण त्रिभुज। ठीक है। अब भाई इसमें देखो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, बस आप समझ लो, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, कोई फिगर की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये होता है कि आपका तीन के तीनों कोण मीन्स ऑल एंगल, ठीक है, ऑल एंगल जितने भी एंगल इसमें होते हैं वो सारे के सारे एंगल 90 से कम होते हैं, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, पहली बात। ठीक है, ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। दूसरा जो होता है इसी में फिर से दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं बहुकोण या अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, ऑब्ट्यूज का मतलब कि एक एंगल, देखो ट्राइंगल है तो सबसे पहले तो बात आपको ये समझनी होगी कि ट्राइंगल में 3 ही कोण होते हैं और तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। और जब तीनों कोणों का सम 180 डिग्री हो गया तो भाई तीनों कोण तो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक ही कोण 90 से ज़्यादा होगा, मान लो 120 डिग्री हो गया, तो बचे फिर दो कोणों का सम कितना होगा, 60 होगा, बिकॉज तीनों कोणों को योग हमें 180 भी रखना है, तो वो भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि वन एंगल, समझ आया, मैं वन एंगल क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर भाई आपको एक ही एंगल की बात होगी, तीनों एंगल हो ही नहीं सकते, तो वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, समझ आया, एक एंगल जो होगा वो 90 से ग्रेटर होगा। और तीसरा टाइप होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि इसमें एक एंगल, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, मतलब बचे हुए दो एंगल का सम वो भी 90 डिग्री होगा, राइट। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। फिर एक और क्राइटेरिया होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर भी अब ट्राइंगल है तो 3 साइड होंगी, आप जानते हो ट्राइंगल है तो 3 साइड तो डेफिनेटली होगी, तो जो तीसरी साइड, कोई से भी एक तीसरी साइड आप उठा लो, मतलब उसका जो सम का स्क्वायर है, यानी आप क्या लगाते हो, देखो पाइथागोरस थ्योरम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये लगाते हो, तो ये कहाँ होता है, ये आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। मतलब आप देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कोई ए बी सी आपको बताएगा नहीं कि कौन सा ए है कौन सा बी है कौन सा सी है, बस ट्रायंगल की 3 साइड होंगी, तो जो एक साइड हो, जो बड़ी वाली सबसे होगी उसका स्क्वायर बराबर होगा अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ आया। और अगर यही सी स्क्वायर अगर ये लेस देन हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तब ये होगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, निम्न कोण। और अगर ये सी स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तब आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। समझ आया ना भाई। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना, कब कौन सी चीज़ें आपको यूज़ करने के लिए हो जाए, अप्लाई करना पड़ जाए, कब कौन सी नहीं, कोई नहीं जानता। मतलब कभी तो एंगल के फॉर्म में आप निकालोगे आपको मिल जाएगा एंगल, और कभी अगर आपको मान लो साइड पता है, पॉइंट दिया है, मान लो 1 2 और 3 पॉइंट दे दिया आप, और बोलता है आपसे, ऑप्शन में पूछता है कि भाई ये बताओ कौन सा एंगल ट्रायंगल है, कौन सा एंगल ट्रायंगल है या कौन सा ट्रायंगल है, तो क्या बताओगे कैसे, तो आप क्या करोगे, ए बी सी मान लो 3 पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, देन चेक करोगे कि इनमें से कौन सा चीज़ें लग रही, जो सबसे बड़ी साइड है वो मतलब इन तीनों के दो, बाकी दो के स्क्वायर के सम के से छोटी है उसका स्क्वायर, या ये वाला लग रहा है ये बराबर है, तो ये जो भी लगेगा। ठीक है, अगर एक साइड जो है वो उसके स्क्वायर का सम लेस देन हो जाता है तो निम्न कोण, ग्रेटर हो जाता है तो ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण, और बराबर हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया, चलते हैं देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन रहा,
क्वेश्चन देखो 44 तो क्या दिया है, इफ द थ्री वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल आर दीज 4 0 0 0 एंड दिस मच द ट्रायंगल इज। अब आप ऑप्शन देखो कि आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन यहाँ पर गाइड करेगा कि आपको करना क्या है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज अथवा नन ऑफ दीज। भाई क्या करोगे, 3 पॉइंट दिया है तो मान लो एक पॉइंट यहाँ पर आप समझ लो, एक पॉइंट आप यहाँ समझ लो और एक पॉइंट आप यहाँ समझ लो। आपने ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या आपको लगता है कि ये ट्रायंगल से आप इस तरीके से पॉइंट से आप आंसर निकाल सकते हो, यहाँ तक पहुँच सकते हो? तो क्या करोगे, लेट से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इन पॉइंट्स के नाम दे दो। नाम कैसे दोगे, तो नाम इनके दे दो। मान लो कि ये वाला है सपोज 4 0, सपोज बी वाला है कामा 0 0 और ये सपोज सी वाला है -3 कामा 4। आपको यहाँ पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स में डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, सिर्फ आपको यहाँ आपको डिस्टेंस निकालनी है। अब आप ए भी निकालोगे। देखो भाई, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं जो चीज़ें सिखा चुका हूँ तो वहाँ पर आप डिस्टेंस का फार्मूला बार बार वो लिख के नहीं अप्लाई करोगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ओवरऑल सबका स्क्वायर रूट, ये नहीं लगाओगे। डायरेक्ट देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना, 4 माइनस जीरो का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या करोगे, 4 माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस जीरो, 0 का स्क्वायर, अल्टीमेटली ये 4 आएगा। आप इस तरीके से अप्लाई करोगे। और चीज़ें आसान करूँ तो भाई दिख रहा है कि बाकी जीरो होगी तो 4 का स्क्वायर 4 ही होगा ना, ये ए बी की बात हो गई। जब आप बी सी की बात करोगे, बी सी की, तो ये देखो ये तो दोनों जीरो हैं तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब ये अल्टीमेटली 5 आ जाएगा। समझ आया? और ये ए सी, भाई अब देखो मुझे वही कि फिर आप मैं बार बार अगर छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा तो आपको लगेगा कि या तो मैं छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये तो फिर आपको समझ आ रही तो आपको वो चीज़ें हल्की लगेगी, और नहीं समझ आ रही तो भाई समझो, बिकॉज वो चीज़ें आप बार बार नहीं वही सीख सकते, एक एक बारीकियाँ। देखो -3 या इधर से करो या इधर से करो, -3 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 4 माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर, जब इसको सॉल्व करोगे तो भाई ये 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 25, अल्टीमेटली ये 5 आ गया, जो कि मैं 5 यहाँ लिख दिया था पहले। ठीक है, अब फिर क्या निकालोगे भाई, ए सी निकालोगे। चाहे ए सी कहो या चाहे सी ए कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी कहो या बी ए कहो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखो, तो 4, अब क्या करोगे 4 माइनस ऑफ -3 मतलब ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब समझ रहे हो ना, 4 माइनस ऑफ -3 इसका स्क्वायर करोगे और प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो ये क्या होगा अल्टीमेटली भाई, ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और ये प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा। इसको जब जोड़ोगे तो ओवरऑल 65 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 साइड आपने निकाल ली भाई, यहाँ पर 3 साइड आपने निकाली, 1 2 और 3। यहाँ पर देखो कि सबसे बड़ी वाली साइड क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड उसका स्क्वायर करोगे, बिकॉज हमने जो देखा था सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो ये बराबर था या लेस था या ग्रेटर था। ठीक है, यही 3 बातें थी। तो सबसे बड़ी वाली साइड ढूंढो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 65 होगा, तो ये 65। इन दोनों का स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 और ये 41। अब बताओ ये एक साइड का सम इससे बड़ा है कि छोटा है, तो भाई कहोगे बड़ा है, और अगर बड़ा है एक साइड का सम बड़ा है तो बड़े के लिए मैं क्या बताया था कि भाई ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज का मतलब कि अधिक कोण। हिंदी मीडियम वालों आप लोग लैंग्वेज से परेशान ना हो करो, एक्यूट का मतलब कि निम्न होता है, मैं बता दिया हूँ आपको, थोड़ा सा इंग्लिश जाना करो। इतना हिंदी भी आज के टाइम में अच्छी बात नहीं है, मतलब देखो हिंदी अपनी मीडियम तो छोड़नी नहीं है, बट इंग्लिश भी जानना हमारे लिए जरूरी है। राइट का मतलब कि ये समकोण होता है, ठीक है, और ये अधिक कोण होता है, तो हमारा आंसर क्या निकला, अधिक कोण निकला। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ भाई? और आगे, if the three vertices of the triangle these then the triangle, अगेन वही क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का। क्या करोगे भाई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो ए बी निकाल लो। देखो इसमें से इसको 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, प्लस 7 माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, मतलब ये आया कितना 25, 50 रूट 50 आ गया रूट के अंदर, मतलब 5√2 आ गया। फिर बी सी निकाल लो, अब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, बी सी निकाल लो, तो बी सी करो, अब 5 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, प्लस फिर 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा।
इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई 6 6 12 36 14 50 2 52 आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर डायरेक्ट इसी को भी 50 लिख लो बिकॉज आपको अल्टीमेटली वही तो करना है। सी ए निकाल लो अथवा ए सी निकाल लो, एक ही बात हो गई। तो 6 और ये 5, 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 8 यानी माइनस 1 का स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर 2 होगा। बताओ समझ आया? अब देखो यहाँ पर भाई ये 52 दिख रहा है, ये 50 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। अगर 50 को इसका इन दोनों सबका स्क्वायर करोगे, बिकॉज आपको स्क्वायर ही करना है अल्टीमेटली, जब इसका तीनों का स्क्वायर करोगे तो 52 जो होगा 50 के और 2 के बराबर होगा। मतलब भाई 50 प्लस 2, और ये 50 आया कहाँ से, मान लो इसको भाई आप ए बी का स्क्वायर आप कह दो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये बराबर आ रहा है बी सी के स्क्वायर के, ऐसा आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। और बराबर आने की कंडीशन क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ आया? समकोण। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ऑप्शन बी हो जाएगा, बॉम्बे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें देखो इफ द ट्रायंगल के वर्टाइसेस अगेन वही सेम चीजें दी है तो क्या करोगे, फिर वही निकालोगे। भाई कमेंट सेक्शन को यूज करो, वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर दो, आगे बढ़ा दो सब जगह। चैनल को सपोर्ट करो यार। देवी और सज्जनों, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे भाई बहनों, तो मैं बताओ मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। मैं आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं करता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें दे रहा हूँ, और देने की कोशिश करता हूँ हमेशा अच्छी चीज़ें। आप जो पेड कोर्सेज पैसे दे के भी परचेज नहीं करोगे, बस मैं आपसे सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, देखो ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, ए बी निकाल लो, डिस्टेंस क्या होगी, 2 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप स्क्वायर निकालो बिकॉज आपको स्क्वायर से ही मतलब है, ठीक है, रूट लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 1 माइनस 6 यानी 5 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 41। फिर बी सी निकाल लो, बी सी कितना होगा, देखो 2 1 है, ये 10, तो 10 माइनस 2 करोगे तो 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा, प्लस फिर 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये 64 ही आ गया। फिर ए सी निकाल लो, ए सी सी ए जो भी आप निकालना चाहो, तो 10 माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 6 यानी माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, और ये कितना होगा, 5 4 9 होगा, 4 2 6 169। अब मुझे बताओ इन दोनों को अगर आप जोड़ते भी हो, ये भी स्क्वायर निकलेगा और ये भी स्क्वायर निकलेगा, बिकॉज आपने स्क्वायर रूट नहीं लगाया। यहाँ पर आप देखोगे तो ए सी का जो स्क्वायर 169 है वो ग्रेटर होगा भाई किसके, ए बी के स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर, बिकॉज 60 4 64, तो 60 40 100 और 105, ये होगा 105, और ये आपको दिया है 169, ये ग्रेटर ही होगा। तो ग्रेटर के कंडीशन में क्या हो गया, एक साइड अगर ग्रेटर हो गई, एक साइड का स्क्वायर अगर ग्रेटर हो गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड, तो ये आपका ऑब्ट्यूस होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण। बोलो भाई, मुझे नहीं लगता कि अब आपको अभी भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता चेन्नई। ठीक है, समझ आया? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिमिलर लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं प्रैक्टिस आपकी इतनी अच्छी करवा देता हूँ, अगर आप लोग समझते हो तो बता रहा हूँ सच में आपको बहुत फायदा होगा। 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इज, क्या करोगे भाई, ए बी निकाल लो, लेट से इसको आप ए मान लो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए बी निकाल लो। 4 माइनस 12 या 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर निकालते हो तो, और 3 माइनस 3 0, मतलब ये 64 आ गया। फिर बी सी निकाल लो, उसका स्क्वायर, तो बी सी निकालोगे तो 8 12 माइनस 8 यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये 6 है, ये 3 3 माइनस 6 करोगे तो भाई माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, तो ये 25। ठीक है, ए सी निकालोगे उसका स्क्वायर, तो ये और ये 8 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस 6 माइनस 3 यानी 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 25। अगेन देख लो क्या हो रहा भाई, ये वाला नंबर मुझे इन दोनों से ज़्यादा लग रहा है, तो आपका ए बी स्क्वायर, अब यहाँ पर ए बी बी सी इससे कोई मतलब नहीं भाई, कोई भी एक साइड आप देख लो कि बड़ी हो रही ना दो किस्म के, तो किसके बराबर हो रही है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर से इक्वल है, ग्रेटर है, तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा इधर से, और इधर से आपका आ रहा 64 ग्रेटर देन 50, तो ये अगेन ऑब्ट्यूस हो जाएगा।
एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण। बोलो भाई, ठीक है। देवी और सज्जन समझ आया ना? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? नन ऑफ दिस। ठीक है। अच्छा हाँ, इस वाले में वो एक्चुअली एंगल की नहीं पूछा है आपसे। क्या पूछे? देखो क्वेश्चन में अब जो चीज़ें नहीं मिली, नन ऑफ दिस नहीं होगा, एंगल की चीज़ें नहीं पूछा है आपसे। ये पूछा है तो क्या है, देखो दो साइड बराबर आ रही है, राइट। यहाँ पर बस ये कर लो, इसकी जरूरत नहीं है आपको, दो साइड बराबर आ रही है। मतलब ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब इसका निकालोगे भाई, BC जब आप निकालोगे यहाँ से तो BC बराबर 5 आएगा, और यहाँ से जब AC निकालोगे तो वो भी 5 आएगा, और यहाँ से जब AB निकालोगे तो वो 8 आएगा। मतलब ये कि दो साइड बराबर आ रही है, और दो साइड बराबर होने की कंडीशन क्या होती है भाई? आइसोसेलेस होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्लियर। ठीक है दोस्त, समझ आया? तो इस तरीके से देखो चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे केवल एक ही उम्मीद करता हूँ कि भाई मैं आपको पेड नहीं, आपको फ्री कॉस्ट दे रहा हूँ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, एक के बाद एक चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो बस आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। सपोर्ट करो, देखो लाइक करते नहीं आप लोग, तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी अभी करो, और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। आप ही को बोल रहा हूँ भाई, देखो करो, राइट। बिकॉज मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, कब तक प्रोवाइड कर पाऊंगा भाई? चैनल अगर आप नहीं आगे बढ़ाओगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर चैनल कैसे, मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा चाह के भी, राइट। तो इसलिए कि आप इसका फ़ायदा उठाओ, और अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हैं, तो मैं वो आपको पढ़ाऊँगा आगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।